चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी वेरी इजी चैप्टर, अ क्वाइट नोन चैप्टर. ये चैप्टर लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपके ईईटी में भी था एंड आई सपोज सबने पढ़ा होगा, पढ़ा था. आई सपोज सबको समझ में आया होगा. तो सीधे टेस्ट ले ले. अच्छा, तो वैसे तो लगभग सेम था, बट इस बार इन्होंने इसमें एग्जीक्यूटिव के कंटेंट में कुछ मैटर और ऐड किया है. लॉ तो नहीं ऐड हो सकता, लॉ तो जितना है उतना ही रहेगा, बट इन्होंने कुछ केस एग्जांपल्स वगैरह ऐड करे हैं. ठीक है, तो ईटी की बुक से थोड़ा सा कुछ न्यू है, 1% न्यू है, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही है जो आपने पढ़ा था. ठीक है, तो अगर ईटी में और इसमें बस एक फर्क आएगा, क्या बताओ? ईटी वाले लॉ ऑफ टॉर्ट्स में और इस लॉ ऑफ टॉर्ट्स में. हाँ, उस वक्त जब आपने पढ़ा था तो आपने ऑब्जेक्टिव के व्यू से पढ़ा था कि 4 ऑप्शन आएंगे. ठीक है, आता होगा नहीं हमें एक भी, तो कुछ यही तो करके आए हो ईटी में. सब में तुक्का ही तो लगा है. इनफैक्ट जब ईटी का रिजल्ट आता है तो आपको सरप्राइज इसी बात का होता है, पास हो गए. क्या बात है, तुक्के लग गए हमारे. अब तुक्के वाला सिस्टम है नहीं. ठीक है, तो अब सब्जेक्टिव है एंड यू विल हैव टू राइट द आंसर. तो ये एक डिफरेंस आएगा, तो अब इस ऑब्जेक्टिव से पढ़ना होगा. ठीक है, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टॉर्ट्स. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड टॉर्ट? टॉर्ट का बेसिक मतलब क्या होता है? रॉन्ग. ठीक है, रॉन्ग दो तरीके के होते हैं बेसिकली, एक सिविल रॉन्ग होता है और एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है. ठीक है, सिविल रॉन्ग इज अ रॉन्ग डन टू अ पर्टिकुलर पर्सन. जब किसी एक पर्सन के साथ या उसकी प्रॉपर्टी के साथ या किसी भी चीज के अगर उसका मॉनेटरी लॉस हो रहा है तो वो कौन सा रॉन्ग होता है? सिविल रॉन्ग. एंड अ रॉन्ग डन टू द सोसाइटी, जिसको हम लोग पब्लिक रॉन्ग भी कह सकते हैं, वो कौन सा होता है? क्रिमिनल रॉन्ग. ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बेसिकली एक चार्ट के फॉर्म में डिवाइड करें, पहले भी हमने आपको ये चार्ट बनवाया था कि जो रॉन्ग होते हैं बेसिकली वो कितने तरीके के होते हैं? 2. एक होता है सिविल रॉन्ग और एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग. जो सिविल रॉन्ग होता है दैट इज अ रॉन्ग डन टू द सोसाइटी, सॉरी, रॉन्ग डन टू अ पर्टिकुलर पर्सन. अगर एक इंसान के अगेंस्ट रॉन्ग होता है तो वो सिविल रॉन्ग होता है, और अगर पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है तो वो क्रिमिनल रॉन्ग होता है. सिविल रॉन्ग भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड था. कौन कौन सा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ब्रीच? ब्रीच मीन्स तोड़ना. ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और क्या था? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. और तीसरा क्या था? तीसरा गेस करिए क्या था जो बचा? क्या बचा? टॉर्ट. ठीक है, आप बहुत ध्यान से समझते हैं. देखिए, रॉन्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो क्रिमिनल रॉन्ग होता है. क्रिमिनल रॉन्ग वो होता है जिसकी पनिशमेंट हम लोग देखते हैं, जैसे मर्डर है. ठीक है, जिसकी पनिशमेंट हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट हो जाता है. ये सब कौन से रॉन्ग होते हैं? क्रिमिनल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग एक ऐसा रॉन्ग है जो हमने किसी पर्सन के साथ किया है, या उसकी प्रॉपर्टी के साथ, या उसकी रेप्यूटेशन के साथ. किसी भी तरह से अगर हमने किसी पर्सन को कोई नुकसान पहुंचाया है, देन दैट इज व्हाट इज नोन एज अ सिविल रॉन्ग. अब सिविल रॉन्ग एक होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ. अगर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो इससे आपको नुकसान होगा और आपका मॉनेटरी लॉस होगा. ये भी एक तरीके का सिविल रॉन्ग है. ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब भरोसा तोड़ना. ठीक है, यहां पर भी हम रॉन्ग जो कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल के साथ कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हुआ? सिविल रॉन्ग. टॉर्ट की अगर हम लोग बात करें तो टॉर्ट होता क्या है ये नहीं बताया है लॉ ने. लॉ ने इसकी एक नेगेटिव डेफिनेशन दी है. लॉ ने ये कहा कि टॉर्ट एक तरीके का सिविल रॉन्ग है जो ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, तो अगर हम लोग नेगेटिव वर्डिंग के साथ पढ़ के देखें तो टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग रीड करेंगे. कुछ कुछ चीजें नई है जैसा कि हमने आपको बताया, बाकी डेफिनेशंस वगैरह देखिए ऑलमोस्ट सेम है. 3rd पैराग्राफ में आइए. स्टार्टिंग में तो उन्होंने बस ऐसे ही 1-2 वर्ड्स दिए हुए हैं. 3rd पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. द वर्ड टॉर्ट इज अ फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड रॉन्ग. अच्छा, ये बताइए, आप लोग के पेपर में, न्यू सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, आप लोग के पेपर में एमसीक्यू आएगा? न्यू सिलेबस वालों से सिर्फ बात करें, ओल्ड में तो नहीं आता. ठीक है, न्यू सिलेबस वालों की स्कीम में हमने आपको इनिशियली बताया था क्या स्ट्रक्चर है. एमसीक्यू आएगा? आएगा. ठीक है, लगभग 20 नंबर के आसपास का एमसीक्यू आएगा, लेकिन
केस स्टडी बेस्ड आएगा। केस स्टडी बेस्ड समझ गए, वही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन, ऐसा इंस्टीट्यूट ने कहा है। अब जब पहली बार पेपर आपका होगा तो आप बताना क्या आया था, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने फिलहाल जो फॉर्मेट बना के दिया है न्यू सिलेबस का, उसके हिसाब से तो उन्होंने यही कहा है कि लगभग 20 नंबर के आसपास के एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, और 80 नंबर का तो सब्जेक्टिव जैसे आता है वो आएगा। और वो जो 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये उनका फॉर्मेट तो है। अब लेट्स सी जब पहला अटेम्प्ट होगा उसका पेपर आएगा, देन वी विल गेट टू नो, एंड यू ऑल आर द लकी पीपल जो वो पहला न्यू सिलेबस का पेपर एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। द वर्ड टॉट इज अ फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ द इंग्लिश वर्ड रॉन्ग, यानी अगर हम लोग देखें बेसिकली तो टॉट का मतलब क्या होता है, रॉन्ग। द वर्ड टॉट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन लैंग्वेज फ्रॉम द वर्ड टॉटम। याद आ रहा है कुछ कुछ ईटी का, सबको याद आ रहा है, कुछ ही कुछ को याद आ रहा है। अच्छा, किसको नहीं याद आ रहा है कि ऐसा कुछ भी पढ़ा था या अच्छे से नहीं पढ़ा, इतना ऑनेस्टली बता दीजिए कितने लोगों ने ईटी में अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर हम और मन से पढ़ाएंगे ना, इसलिए पूछ रहे हैं। अब बता दो किसने किसने मन से नहीं पढ़ा। सीएसईटी फेल नहीं माने जाओगे, अब हो गए पास, सबने अच्छे से पढ़ा, कंफर्म, ठीक है ना, बताओ हमें क्या। Thus simply stated taught means wrong, but every wrong or wrongful act is not a tort। कह रहे tort का मतलब wrong तो होता है, लेकिन सारे wrongful act को tort नहीं कहा जाएगा, क्योंकि wrong 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, civil wrong and criminal wrong। tort is really a kind of, tort कौन से टाइप का wrong है, civil wrong as opposed to criminal wrong। Wrong in law are either public or private. Broadly speaking, public wrong are the violation of public law and hence amount to offenses। Public law का मतलब ऐसे rules जो सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं। अगर आप सोसाइटी के रूल्स को तोड़ते हैं तो आप कौन सा रॉन्ग कर रहे हैं, पब्लिक रॉन्ग, ठीक है। और अगर आप किसी पर्सनल पर्सन के अगेंस्ट कुछ गलत कर रहे हैं तो वो कौन सा रॉन्ग हो जाएगा, सिविल रॉन्ग या प्राइवेट रॉन्ग। Hence amount to offenses against the state, while private wrong are the breaches of private law that is wrong against the individual। Public wrong or crime are those wrong which are made punishable under the penal law which belong to the public law group। penal law कौन सा है हमारे देश का, IPC, इंडियन पीनल कोड हमारे यहाँ का penal law है जिसमें सारे पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो अगर किसी ने कोई क्रिमिनल रॉन्ग किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी कौन से लॉ के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से। लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से भी डेफिनेशन देखिए क्या लिखी है, टॉर्ट एक तरीके का सिविल रॉन्ग है विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो वही जो चार्ट हम लोगों ने बनाया था, रॉन्ग, सिविल रॉन्ग 3 तरीके के हो सकते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर टॉर्ट की डेफिनेशन देखें तो क्या हो गई, कह रहे टॉर्ट एक तरीके का सिविल रॉन्ग है जो कि ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने अलग अलग लोगों की डेफिनेशन दी है, जैसे सैलमन की डेफिनेशन है, फ्रेजर की है, तो एक या दो, एक तो ये लिमिटेशन एक्ट वाली याद कर लीजिएगा, एक और किसी की याद कर लेना जो आपको इजी लगे, सैलमन की इजी लगे तो सैलमन की याद कर लेना, फ्रेजर की इजी छोटी ढूंढ लिया आपने, है ना, उससे कोई मतलब नहीं किसने क्या लिखा है, सबसे छोटी किसकी दिख रही है। क्यों आपको मार्क करा रहे हैं, क्योंकि देखिए पहली चीज तो अब आपका पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव होता है तो आपको याद नहीं करना पड़ता, आप रिलेट कर लेते हो कि भाई ये वाला वर्ड इसकी डेफिनेशन में है, क्योंकि आंसर आपके सामने होता है। अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव, न्यू सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बाय द वे अगर डेफिनेशन की फॉर्म में पूछ लिया। लेकिन एक क्वेश्चन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर सब्जेक्टिव में आ जाता है, टॉर्ट एज डिफाइंड बाय वेरियस पीपल, मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो जब ऐसा कोई टॉपिक आता है ना तो जनरली हम लोग स्किप करते हैं कि ठीक है डेफिनेशन क्या पढ़ना, एक आध डेफिनेशन, और अगर मान लो पढ़ भी ली तो आप याद नहीं करते हैं, क्योंकि एक माइंड में सेटल्ड होता है, ओल्ड सिलेबस वालों के भी माइंड में सेटल्ड होता है सब्जेक्टिव पेपर है तो डेफिनेशन पढ़ने का क्या यूज है। और जहां आपने सोचा कि कोई यूज नहीं है वहीं आपके इंस्टीट्यूट को यूज दिख जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर द वेरियस डेफिनेशन या टॉर्ट हैज बीन डिफाइंड बाय वेरियस ज्यूरिस्ट डिस्कस, अगर उन्होंने ऐसा कुछ दे दिया तो आपको कम से कम 1-2 लोगों की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी,
ठीक है, तो नाम से एग्जैक्टली जैसे लिमिटेशन एक्ट की लिख देना, फ्रेजर सैलमन जिसकी भी याद हो जाए लिख दोगे तो थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर आपका लगेगा। समझ आ गया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस। इसके बाद आ जाओ, 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कैन बी डिराइव्ड। कह रहे हैं सारी डेफिनेशंस पढ़ के 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। टॉर्ट इज अ स्पीशी ऑफ सिविल इंजरी, वही चीज बार बार बताएंगे। टॉर्ट क्या है? बेसिकली सिविल रॉन्ग है एज अपोज टू क्रिमिनल रॉन्ग, एंड एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। टॉर्ट एक तरीके का सिविल रॉन्ग है, लेकिन सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं है, क्योंकि और कौन से सिविल रॉन्ग हो सकते हैं? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, accordingly now it is possible to distinguish tort from a crime and from a contract. elements of tort देख लीजिए, फिर वही चीज है, कह रहे हैं ये एक सिविल रॉन्ग होता है। a civil wrong is not a breach of contract or breach of trust. this wrong is redressable by an action for unliquidated damages. कह रहे हैं tort के केस में unliquidated damages जो है वो दिए जाते हैं। अब देखो ये एक नया टॉपिक है जो आपके आई थिंक उसमें नहीं था ईटी में, डैमेज एंड डैमेजेस दिखा? आई थिंक ओल्ड बुक में है, नहीं ओल्ड सिलेबस में? ठीक है, ओल्ड सिलेबस वाले भी ये चैप्टर ध्यान से देख लें, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ना एग्जाम्पल्स ऐड करे उन्होंने, केस स्टडीज और एग्जाम्पल। ओके, जहां जहां नया केस ऐड हुआ है वो ओल्ड वालों को भी करना है। ओके फाइन, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, 2 वर्ड हमें आपको बताने हैं, एक तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, दूसरा एक शब्द आया है डैमेज एंड डैमेजेस। अब बहुत ध्यान से समझो, अगर नॉर्मली हम लोग बात करें तो सिर्फ दिख रहा है कि एस का डिफरेंस है, डैमेज एंड डैमेजेस, लेकिन मीनिंग में फर्क होता है। डैमेज का मतलब क्या हुआ? डैमेज का मतलब क्या हुआ? नुकसान। ठीक है, डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पनसेशन। आप सोच के देखिए, आप बोलते भी ऐसे ही हैं, डैमेज टू अ पर्सन, आई हैव कॉज्ड डैमेज टू अ पर्सन, मतलब हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है। ही इज क्लेमिंग डैमेजेस। क्लेमिंग डैमेजेस मतलब क्या हो गया? वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर रहा है। तो वैसे देखा जाए तो वो सिंगुलर और प्लूरल वाली बात नहीं है कि डैमेज लिखा और डैमेजेस लिखा है। लॉ में डैमेज का मतलब है नुकसान और डैमेजेस का मतलब है कॉम्पनसेशन। अब ये जो डैमेजेस होते हैं यानी कॉम्पनसेशन, ये 2 तरीके के होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। कुछ केसेस में कॉम्पनसेशन कितना मिलना है ये प्री डिसाइडेड होता है, पहले से ही डिसाइडेड है, और कुछ केसेस में ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेट से मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि बिल्डिंग बनानी है, आप बिल्डर हो, हम ओनर हैं, हमने अपनी जमीन आपको दी है और हमने आपसे कहा है कि आपको इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और उसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो डैमेजेस के रूप में हम आपसे 1 लाख रुपए जुर्माना लेंगे। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें पहले ही स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि अगर किसी भी पार्टी ने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो कितना अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा। इस केस में अगर आप देखें तो डैमेजेस क्या है? प्री डिटरमाइंड है। जो प्री डिटरमाइंड डैमेजेस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। थोड़ा लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। लिक्विडेटेड मतलब लिक्विड है, लिक्विड मींस तुरंत पे किया जा सकता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट टूटा, अभी कुछ मत लिखो, सिर्फ समझो, लिखा है उन्होंने, हमें बोलो कि हम समय दे देंगे लिखने के लिए, ठीक है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट बताए ना तो प्लीज उसे सिर्फ सुनिए, फिर अगर आप बोलोगे तो हम 2 मिनट रुक जाएंगे, आप उसको लिख लेना, ठीक है। लिक्विडेटेड याद रखने का तरीका समझिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना लिक्विड कैश या कैश इज अ लिक्विड एसेट, इसका मतलब क्या होता है? तुरंत खर्च कर सकते हैं। जबकि चेक लिक्विड नहीं होता, क्यों? क्योंकि चेक को पहले लगाओगे बैंक में, फिर क्लियर होगा, फिर पैसा आएगा, फिर विड्रॉ करोगे। तो जो चीज तुरंत खर्च की जा सकती है दैट इज लिक्विड। लिक्विडेटेड डैमेजेस समझिए, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट टूटा वैसे ही अमाउंट पेबल हो जाता है, अमाउंट एसरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने आपके साथ कोई टॉर्ट कर दिया, मान लीजिए डिफॉर्मेशन हो गया, क्या होता था डिफॉर्मेशन? बदनामी, ठीक है। हमने बदनामी करी तो कितना कॉम्पनसेशन हमें पे करना पड़ेगा ये बताइए। क्या ये पहले डिसाइड होगा? क्या मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर तुम मेरी बदनामी करोगे तो इतना पे करना? नो, यहां पर हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और जब डिफॉर्मेशन होगा तब केस होगा, केस में जाके जज ये एडजुडिकेट करेगा
ये डिसीजन देगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन इज टू बी पेड। वो भी किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी रेपुटेशन कितनी है। अब अगर अंबानी का डिफॉर्मेशन हुआ है तो कॉम्पनसेशन ज्यादा होगा, आपका हुआ है, हमने कुछ बोला नहीं, आप खुद ही हंस दिए, ठीक है, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, देना पड़ जाए उल्टा, है ना। एनीवेज, सो दिस विल डिपेंड डेफिनेटली अपॉन द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन। तो ये तुरंत पेबल है या पहले डिसाइड होगा फिर पे होगा? पहले डिसाइड होगा। सो इज दिस लिक्विड? नो, दिस इज अनलिक्विडेटेड। ये हमेशा के लिए याद रखना, टॉर्ट की बात नहीं बता रहे। डैमेजेस हमेशा दो तरीके के होंगे, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड। ये शब्द अभी आप जितनी भी चीजें लॉ में पढ़ रहे हो ना, ये आगे तक पढ़ोगे, प्रोफेशनल में भी यूज होगी। आई होप ईटी में आपने कुछ चीजें जो पढ़ी थी वो अब यूज आती हैं, तुरंत तुरंत समझ में आता है, ठीक है। वैसे ही जो चीजें समझते जा रहे हो कॉन्सेप्ट, उनको याद रखिए हमेशा के लिए, इसीलिए कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रखना है। लिक्विडेटेड मींस लिक्विड, इमीडिएटली पेबल। इमीडिएटली कोई चीज पेबल तभी होगी जब वो पहले से डिसाइडेड हो। लाइक इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही पता था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो इतना इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, सो द रेमेडी इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कई बार अनलिक्विडेटेड डैमेज भी हो सकता है। कैसे? हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो जितना नुकसान हुआ है पार्टी का उतना कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। अब बताओ ये लिक्विडेटेड है कि अनलिक्विडेटेड? अनलिक्विडेटेड है, क्योंकि ये तो आप कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि कितना नुकसान हुआ। फिर वही बात आई, हम कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट एसेरटेन करेगा, फिर पेबल होगा। ओके, तो अगर हम आपसे पूछें जो पेनाल्टी होती है, बताओ पेनाल्टी लिक्विडेटेड होती है कि अनलिक्विडेटेड? लिक्विडेटेड, बिकॉज पेनाल्टी इज ऑलवेज फिक्स्ड, कि इसकी पेनाल्टी 5,000 रुपए है, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। और जिस भी चीज को अभी डिसाइड होना है दैट इज अनलिक्विडेटेड। तो अब अगर हम आपसे पूछे टॉर्ट की रेमेडी बताओ क्या होगी, लिक्विडेटेड कि अनलिक्विडेटेड? अनलिक्विडेटेड, क्योंकि सारे टॉर्ट में जितने भी तरीके के टॉर्ट होते हैं उसमें कभी भी पहले से डिसाइड नहीं हो सकता, ठीक है, फाइन। कॉन्ट्रैक्ट के केस में हो सकता है पहले से डिसाइडेड हो, लेकिन टॉर्ट की रेमेडी हमेशा क्या होती है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब बताओ ये थर्ड पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे दिस रॉन्ग इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो टॉर्ट के केस में रेमेडी क्या होगी? अनलिक्विडेटेड। अब देखो वो दोनों वर्ड्स लिखे हैं, डैमेज एंड डैमेजेस। अब आपको जो लिखना था वो लिख लीजिए, फिर हम लोग रीड कर लेंगे। चलिए देखिए, लिखा है डैमेज मीन्स लीगल लॉस और वायलेशन ऑफ लीगल राइट, दैट इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। डैमेजेस मीन्स मॉनेटरी पेक्यूनरी कॉम्पनसेशन। डैमेज का मतलब होता है नुकसान होना, डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पनसेशन, ठीक है। फर्दर डैमेजेस में भी लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड। जरा देखो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स प्री डिटरमाइंड और फिक्स्ड कॉम्पनसेशन फॉर सम लॉस। किसी लॉस का अगर कोई फिक्स्ड कॉम्पनसेशन है तो उसको क्या कहा जाएगा? लिक्विडेटेड डैमेजेस। किस केस में होता है? इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द डैमेजेस आर नोन, दैट इज प्री डिटरमाइंड बाय द पार्टीज। और अगले पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। देखिए रीड करके, ये क्या होते हैं? These are not predetermined or decided by the parties, they are not known beforehand. तो टॉर्ट के केस में रेमेडी बताइए, लिक्विडेटेड डैमेज होगी कि अनलिक्विडेटेड? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। एनी कंफ्यूजन इन दिस पॉइंट? ठीक है, फाइन। फिर देखिए केस लॉ लिखा है, इन द केस ऑफ जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्ड्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व दैट ट्रूली स्पीकिंग entire law of tort is founded and structured on morality, that no one has a right to injure or harm others. कह रहे हैं पूरा टॉर्ट जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना है कि कोई भी पर्सन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इंटेंशनली और इवन इनोसेंटली। इसका क्या मतलब हुआ? इंटेंशनली और इवन इनोसेंटली, अगर हम इनोसेंट थे, हमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ है, तो लायबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। क्या कहते थे इसको?
पहले क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझो। हमने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर हमने जानबूझ के नहीं किया लेकिन मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया तो भी हमको लाइबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी। अभी तो बड़ा बोल रहे थे आता है आता है, क्या कहते थे इसको? अब बोलो आता था आता था। ये याद है ऐसा कुछ पढ़ा था? अब ऐसा हो रहा है ना, कुछ कुछ था कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, ये इसको चीटिंग कहते हैं जो आप पन्ने पलट के देखा है। ऐसे नहीं करना चाहिए, याद करके बताना चाहिए। क्या कहते थे? इसका एक केस भी पढ़ा था बहुत फेमस आपने। क्या कहते थे उस लाइबिलिटी को? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अरे हाँ एकदम मुंह पे था, याद नहीं आ रहा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, और इसी के अंदर एक केस पढ़ा था, कौन सा? राइलिन वर्सेस फ्लेचर। बट बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, यही आपकी सिचुएशन इंस्टीट्यूट को पता थी, इसीलिए दोबारा दिया है चैप्टर। हाँ उनको पता था कि यही होगा इनके साथ, ये भूल जाएंगे। 2 चैप्टर हैं जो रिपीटेड हैं, रादर 3 चैप्टर हैं जो रिपीटेड है। एक तो टॉर्ट रिपीटेड है, और कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी दोबारा पढ़ना, जब तक आप अपना खुद संविधान नहीं लिख देंगे ये आपको पढ़ाते चले जाएंगे। ओके, तो ये कह रहे हैं कि चाहे हमने इंटेंशनली किया हो चाहे हमने इनोसेंटली किया हो, अगर हमारी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है तो हमको लाइबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी। Therefore, it would be primitive to class strictly to close finality the ever expanding and growing horizon of tortious liability. एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, ये नहीं था पहले, ये देखना ध्यान से। An action against the railway company for loss of goods in carriage is due to the presence of contract. जैसे मान लीजिए आपने रेलवे से कुछ गुड्स भेजे, तो ये पता होगा आपको ना कि जो भी गुड्स होते हैं उसके लिए आपका रेलवे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई ये सामान आपको इस जगह पहुंचाना है, और इस चीज के लिए रेलवे कंपनी आपसे चार्जेस लेती है, ठीक है। अब वो आपका जो माल पहुंचा रही थी उसमें उनकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान हो गया, तो बताओ ये टॉर्ट है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? दिस इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आपको हमारे गुड्स को सेफली सच एंड सच प्लेस पहुंचाना है, और इस बात के लिए वो हमसे चार्जेस ले रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लापरवाही की वजह से हमारे गुड्स का कोई नुकसान हुआ, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और आगे देखिए क्या लिखा है, बट एनी एक्शन बाय अ पैसेंजर फॉर एनी इंजरीज अकर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इज अ टॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन अगर रेलवे एम्प्लॉय की किसी नेग्लिजेंस की वजह से किसी पैसेंजर को इंजरी हो गई, अब ये क्या है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ टॉर्ट, ठीक है। तो अगर सामान पहुंचा रहे हैं, कमर्शियल पर्पस था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर किसी पैसेंजर को इंजरी हुई है तो एक तरह से देखा जाए सिविल रॉन्ग हो गई, which is not a breach of trust, which is not a breach of contract, so it will be termed as a tort. इसी तरह देखिए एक और एग्जाम्पल लिखा है, a patient while getting operated his injuries got seriously injured due to the negligence of surgeon. मतलब वो पेशेंट गया था अपने आप को ठीक करवाने और ज्यादा इंजर हो गया, यही तो लिखा है। कह रहे हैं पेशेंट while getting operated his injuries, वो अपनी इंजरी ठीक करवाने गया था, got seriously injured, और इंजरी हो गई, ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ सर्जन, द सर्जन शैल बी लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज इन लॉ ऑफ टॉर्ट। मतलब अब दोनों हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ और टॉर्ट भी हुआ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो यही तो कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई हम आपसे ऑपरेशन कराएंगे, आप हमसे चार्जेस लेंगे और आप हमको सही करा देंगे, ठीक है। अगर उसमें उसने कोई लापरवाही करी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है, और क्योंकि सर्जन की वजह से उसको पर्सनल इंजरी हुई है तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट में भी कवर हो जाएगा। सो इट कॉज्ड द हार्म टू अदर पर्सन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। ओके, अब देखिए काइंड्स ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी, ये हम लोगों ने देखा था कितने तरीके की लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी अगेंस्ट सिविल रॉन्ग, जिसमें आती है स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, विशेरियस लाइबिलिटी एंड विशेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। सबसे पहले पढ़ते हैं लाइबिलिटी अगेंस्ट सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग रेफर्स टू दोज which satisfy the conditions of liability
and are remedied by law when someone loses money due to the negligence of another. सिविल रॉन्ग में बेसिकली चीज आती है जब किसी की वजह से किसी का कोई मॉनेटरी लॉस हो तो हम उसको क्या कहेंगे, सिविल रॉन्ग. दिस इज नोन एज अ सिविल रॉन्ग. डैमेज टू प्रॉपर्टी, रेप्यूटेशन, failure to fulfill contractual duties, physical or mental harm, etc. are all the example of wrongful losses. The victim of a civil wrong has a right to sue the offending party in order to recover damages for the harm suffered. It includes, देखो वही सारी चीजें हैं, बस एक चीज और इन्होंने इंक्लूड कर दी. It includes tort, breach of contract, breach of trust, और एक वर्ड और जोड़ दिया, breach of equitable obligation. Equitable obligation मतलब एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो लॉ की नजरों में आपको करनी ही चाहिए थी. जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी एक चीज पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए आपको किसी का कोई खोया हुआ सामान मिला तो आपकी क्या ऑब्लिगेशन है, रख लेंगे. अगर मान लीजिए आपको किसी का खोया हुआ फोन मिला, मोबाइल फोन, तो क्या करेंगे, रख लेंगे, है ना, दे देंगे, बड़ा दे देंगे, बड़ा रिपोर्ट करेंगे. अच्छा, अगर आपको किसी को खोया हुआ पर्स मिला तो क्या करेंगे, रख लेंगे. आपकी शक्लें कुछ और बता रही हो, मुंह से आवाज कुछ और निकल रही है. ओके, एक नैतिक जिम्मेदारी क्या है आपकी, आप क्या करेंगे वो छोड़ो, ठीक है. आपको अगर किसी का कोई खोया हुआ सामान मिला है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे वापस कर दें, ठीक है. दिस इज इक्विटेबल ऑब्लिगेशन. और अगर ऐसा नहीं हुआ देन दैट इज पनिशेबल, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिविल रॉन्ग. तो अगर हमारी कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है, लॉ ने हमारे ऊपर कोई ड्यूटी इंपोज करी है, अगर हम वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके की क्या मानी जाएगी, सिविल रॉन्ग. तो ये कह रहे हैं रॉन्ग्स दो तरीके के हैं, मॉरल रॉन्ग्स एंड लीगल रॉन्ग. मॉरल रॉन्ग समझते हो, मॉरल रॉन्ग कुछ ऐसे रॉन्ग होते हैं जिसमें आपका नुकसान तो हुआ है लेकिन क्योंकि वो लीगली गलत नहीं था इसलिए एक्शनेबल नहीं है. बताओ इसको क्या कहते थे, याद आया? दो अजीब से शब्द थे, एक था डैमनम साइन इंजूरिया और एक था इंजूरिया साइन डैमनम. एवरीबडी हैज एवर रेड दिस चैप्टर. कोई ऐसा तो नहीं है जिसने कभी ये चैप्टर ना पढ़ा हो? नहीं पढ़ा ना, हाँ हमें लग रहा था. आई थिंक ग्रेजुएशन से डायरेक्ट एंट्री है. ओके ओके, कोई नहीं, हम डिटेल में समझाएंगे, ठीक है. इनको इग्नोर करना, ये ऐसे ही बोलते रहते कुछ भी. हाँ, तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे रॉन्ग, अभी इसमें आगे देखेंगे मॉरल रॉन्ग्स होते हैं और लीगल रॉन्ग. मॉरल रॉन्ग का मतलब कुछ ऐसे रॉन्ग्स होते हैं विच आर नॉट एक्शनेबल, ठीक है. इसका एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे मान लीजिए हम पढ़ाएंगे आज, प्लीज, बहुत मन कर रहा है. हाँ, तो मान लीजिए हमारी एक मिठाई की शॉप है, लड्डू बेचते हैं. 1 घंटा पढ़ाते हैं आपको तो पूरे दिन लड्डू की दुकान बैठ जाते हैं, ठीक है. तो हम लड्डू बेचते हैं, हमारी मिठाई की शॉप है, बनारसी नाम है उसका, ठीक है. तो आपने क्या किया, आपने कहा हम भी 1 घंटा पढ़ते हैं, बाकी दिन फ्री रहते हैं, ठीक है. अब हमारी शॉप थी, हमने अपने ब्रांड नेम से मिठाई की दुकान खोली हुई थी, आपने हमारी शॉप के जस्ट सामने अपनी शॉप खोल ली, ठीक है, और आप भी लड्डू बेचने लग गए, ठीक है. हुआ ये कि हमारे कुछ कस्टमर्स हमारे यहाँ से छोड़ के आपके पास जाने लग गए क्योंकि आप नए और अट्रैक्टिव ऑफर देने लग गए. अब बताइए हमारा मॉनेटरी लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. हमको गुस्सा आई कि नहीं आई? बहुत आई. लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. क्या हम कोर्ट में केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, आप भी अपनी मर्जी से कोई बिजनेस कर सकते हो. इसका मतलब यहाँ पर मॉरली तो देखा जाए रॉन्ग है लेकिन एक्शनेबल नहीं है, कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता क्योंकि दिस इज नॉट अ लीगल रॉन्ग. ऐसे जो केसेस होते थे उनको हम लोग एक वर्ड बोलते थे, डैमनम साइन इंजूरिया. अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है. तो ये कह रहे हैं दो तरीके के रॉन्ग होते हैं, मॉरल रॉन्ग जो एक्शनेबल नहीं होते हैं और एक होता है लीगल रॉन्ग जो एक्शनेबल होते हैं. एक्शनेबल वाले फिर से दो तरीके के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल. और फिर देखो वही सिविल रॉन्ग, टॉर्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड इक्विटेबल ऑब्लिगेशन. अब देखिए जनरल कंडीशंस ऑफ अ लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट. टॉर्ट होने के लिए क्या होना जरूरी है? As stated earlier, there is no fixed catalogue of circumstances which along and for all time mark the limit of what are tort. कह रहे हैं कहीं पर भी exactly ये नहीं बताया है कि tort किसको कहेंगे. Certain situations have been held to be tort and will continue to be so in the absence of statutory repeal.
इसमें देखिए 3 कैटेगरीज हैं, अगर ये 3 पॉइंट्स होते हैं तो हम लोग उसको नॉर्मली क्या मान लेते हैं, टॉर्ट। फर्स्ट, अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट। हमने आपको बताया था कि किसी भी केस में 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन होता है, जिसने कंप्लेन करी है, किसी भी शब्द को ना उसके मतलब से, उसके जो जैसे वो प्रोनाउंस हो रहा है उससे समझने की कोशिश किया करिए। ओके, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब प्लेंट, प्लेंट मतलब कंप्लेन, यानी जो कंप्लेन कर रहा है वो कौन हुआ, प्लेंटिफ। जिसके खिलाफ हमने कंप्लेन करी है वो अपने आप को डिफेंड करता है, तो वो कौन हो गया, डिफेंडेंट। ओके, कह रहे हैं रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट। टॉर्ट होने की सबसे पहली पहचान ये है कि कोई ना कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ होना चाहिए, और वो रॉन्गफुल एक्ट किसने किया होना चाहिए, डिफेंडेंट ने। सेकेंड, द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग लीगल डैमेज टू अनदर। कह रहे आपके रॉन्गफुल एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को कोई ना कोई लीगल डैमेज हुआ होना चाहिए। लीगल डैमेज के मॉरल डैमेज, लीगल डैमेज, ठीक है। तो जो अभी हमने आपको लड्डू वाला एग्जाम्पल दिया उसमें क्या उसको कोई लीगल डैमेज हुआ, मॉनेटरी लॉस तो हुआ लेकिन लीगली उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तो क्या वो टॉर्ट का केस कर सकता है, नहीं कर सकता। एंड थर्ड, wrongful act must be of such a nature as to give rise to a legal remedy, और उसकी कोई ना कोई लीगल रेमेडी होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो उसको टॉर्ट माना जाएगा। कौन से 3 पॉइंट्स हो गए, पहला रॉन्गफुल एक्ट किसने किया होना चाहिए, डिफेंडेंट ने। सेकेंड, लीगल डैमेज होना चाहिए, एंड थर्ड, लीगल रेमेडी। अगर ये 3 चीजें हैं देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ टॉर्ट। इन्हीं को ही डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले, हाँ बेटा, हाँ जो पहली लाइन थी, एज स्टेटेड अर्लियर, अच्छा इसका मतलब ना यही वाला लाइन ना बेटा, ओके ओके। एक डाउट है, देखिए, as stated earlier there is no fixed catalog of circumstances which along with and for all time mark the limit of what are taught। कह रहे कहीं पर भी कोई circumstances नहीं बताए कि इनको 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 taught कहा जाएगा, उन्होंने बस ये 3 conditions बता दी, अगर ये condition है तो taught है। ओके, कैटलॉग ऑफ सर्कमस्टांसेस समझ गए, इन्होंने ये नहीं बताया कि इसको टॉर्ट कहेंगे, इसको टॉर्ट कहेंगे, इसको टॉर्ट कहेंगे, इन्होंने क्वालिटी बता दी। अगर रॉन्गफुल एक्ट है, लीगल डैमेज है, लीगल रेमेडी है तो उसको टॉर्ट मान लेंगे। अब टॉर्ट एग्जैक्टली क्या होता है ये देखो अभी तक नहीं बताया। इवन इस चैप्टर में भी इन्होंने कुछ टॉर्ट बताए हैं, जैसे बैटरी, असॉल्ट जो आगे बताया है, कुछ टॉर्ट बताए, बट देयर इज नो फिक्स्ड कि बस इतने ही टॉर्ट हो सकते हैं। कोई भी एक्ट टॉर्ट हो सकता है जो इन 3 कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, कोई फिक्स्ड कैटलॉग नहीं है कि इसको 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 टॉर्ट कहा जाएगा। ओके फाइन। उसी के आगे लिखा है सर्टेन सिचुएशंस हैव बीन हेल्ड टू बी टॉर्ट एंड विल कंटिन्यू टू बी सो इन द एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिपील। कह रहे कुछ चीजों को टॉर्ट माना जाता है, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया डिफॉर्मेशन, अब डिफॉर्मेशन है, इसको टॉर्ट माना गया है, और इस लाइन का मतलब बताओ अच्छा क्या हुआ, विल कंटिन्यू टू बी सो इन एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिपील। डिफॉर्मेशन को टॉर्ट माना जाएगा और कब तक माना जाएगा, जब तक लॉ उसको स्टैट्यूटरली हटा ना दे। रिपील मतलब होता है खत्म करना, यानी अगर मान लो कल को कोई लॉ आ गया और उस लॉ में ये लिखा होगा कि डिफॉर्मेशन को टॉर्ट नहीं माना जाएगा, तब नहीं माना जाएगा, तब तक हम लोग ये मान के चलेंगे दैट डिफॉर्मेशन इज अ टॉर्ट। ठीक है फाइन। तो ये कह रहे हैं सर्टेन सिचुएशंस हैव बीन हेल्ड टू बी टॉर्ट। जब भी ऐसी कोई लाइन लिखी होती है हेल्ड टू बी टॉर्ट, क्या बता सकते हो ये किसने डिक्लेयर किया होगा? हेल्ड इज ऑलवेज, लॉ में जो वर्ड यूज होता है हेल्ड, इसका मतलब होता है हेल्ड बाय द कोर्ट। कह रहे हैं सर्टेन सिचुएशंस हैव बीन हेल्ड टू बी टॉर्ट, किसने डिक्लेयर करे होंगे टॉर्ट? कोर्ट ने। और वो कब तक टॉर्ट माने जाएंगे? जब तक लॉ द्वारा उनको रिपील ना किया जाए, वो तब तक टॉर्ट माने जाएंगे। एंड अदर्स हैव बीन हेल्ड नॉट टू बी टॉर्ट, और कह रहे हैं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनको टॉर्ट नहीं माना गया। अब यही लड्डू वाला एग्जांपल लेके हम लोग कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने कहा नहीं इसको हम टॉर्ट नहीं मानेंगे क्योंकि इससे आपका मॉनेटरी लॉस तो हुआ है लेकिन कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ है। हाउएवर जनरल कंडीशंस फॉर टॉर्शियस लायबिलिटी कैन बी लेड डाउन, लेकिन कह रहे हैं हाँ कुछ कंडीशंस हैं टॉर्शियस लायबिलिटी की कि किसको किसको टॉर्ट मानेंगे, और यही है वो कंडीशंस। इसमें हेडिंग भी डाल लो, बल्कि ये कंडीशंस हैं टॉर्शियस लायबिलिटी की। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द जनरल कंडीशंस ऑफ टॉर्शियस लायबिलिटी।
अब आपको पूरा चैप्टर रटा हुआ था लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको यही नहीं याद होगा कि ये 3 कंडीशन जनरल कंडीशंस हैं। तो इसके ऊपर हेडिंग डाल लो, दीज आर द जनरल कंडीशंस फॉर टॉर्शियस लायबिलिटी, द 3 कंडीशंस। कौन सी 3 कंडीशन? पहला रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, सेकेंड लीगल डैमेज होना चाहिए, और तीसरा लीगल रेमेडी। हो गया बेटा? ठीक है, एनीथिंग एल्स? कोई डाउट हुआ करिए तो पूछ लिया करिए, इतना डरा मत करिए। जनरली पता है क्या होता है, जब ऐसे ज्यादा बच्चे होते हैं क्लास में ना, तो आपको कोई डाउट आता है, आता सबको है, ठीक है, लेकिन आप पूछ नहीं, जब तक आप ऐसे ऊपर तक ला पाते हो तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपको लगता है हम पूछेंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सब हमको देखने लग जाएंगे। कुछ नहीं, सब यही सोचते हैं कितना इंटेलिजेंट है। हाँ यकीन मानो, आपको ये लगता है सब सोचेंगे कितना बेवकूफ, इसको ये नहीं आता। किसी को नहीं आता होता है। जो लाइन अभी तुमने हमसे पूछी ये किसी को नहीं आ रही थी, स्टैट्यूटरी रिपील वाली, लेकिन पूछी किसी ने, पूछी उन्होंने, और जब उसने पूछी तो सब ये पूछ रहे हैं, डाउट पूछ रहा है, हमारे तो 100 में 100 आते हैं। तो कभी किसी को मत देखो, जो आपका डाउट हो आप पूछो, ठीक है। जो आपके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं उनकी नॉलेज आप ही के बराबर है, ठीक है। तो नेवर फियर, इवन इफ आप सिलीएस्ट डाउट पूछ लो। अपनी बात करें, बाकी फैकल्टी हमको नहीं पता, डांट डांट दे पता चले, ठीक है। इवन आप सिलीएस्ट डाउट पूछ लीजिए, मैम यहाँ फुल स्टॉप क्यों लगा दिया इन्होंने, हाँ पूछ के देखो, लॉ है। अगर देखो अभी आप पूछ सकते हो, एक बार सीएस बन गए, अभी आप अपनी इज्जत बचाने के चक्कर डाउट नहीं पूछते हो, यही जो इज्जत थोड़ी बहुत बनी है इसी में ही खुश हैं अपनी, हमारे क्लास बच्चे हमको जानते हैं, ठीक है। वहां पे कंपनी को डुबोगे जब तब समझ में आएगी। इसीलिए हम कहते हैं अभी कमरा बंद है, ठीक है, बाहर कोई नहीं सुन रहा है, यहाँ की बात यहीं रफा दफा हो जाएगी। प्लीज आस्क योर डाउट। फिर भी अगर आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, कभी ऐसा होता है डाउट पूछने जा रहे एकदम पसीना पसीना हो गए, हाँ घबराहट सी हो गई, हाँ डाउट पूछने जा रहे हैं, होता है दिस वेरी, हमारे साथ होता है। जो पूछते थे, इतनी बड़ी क्लास होती है तो बीच में एक आवाज, सब उसी कोने, किसने फोकस डालो इन पे, किसने पूछा, सब अपना काम छोड़ो उसी घूरने लग गए, अच्छा इसने डाउट पूछा, ठीक है। तो बट आस्क योर डाउट, इन केस फिर भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है तो उसको मार्क कर लो, ठीक है, क्लास के बाद पूछ लो। क्लास के बाद भी आपको लग रहा है नहीं पूछ पा रहे, मैम चली जाती हैं, दूसरा टीचर आ जाता है, हमको मैसेज कर दो, ठीक है, व्हाट्सएप कर दो हमको, कॉल मत करना, क्योंकि तुम लोग के कॉल का टाइम नहीं होता रात में 2 बजे 3 बजे। हाँ अभी जब एग्जाम का टाइम होता है बच्चे 2-3 बजे डाउट भेज रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, आप लोग रात में पढ़ते हो, उल्टा दिन होता है आपका। हाँ 3 बजे 4 बजे डाउट भेजते हैं अचानक से, तो कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हेन आई गेट टाइम आई रिप्लाई, बट डाउट पूछ जरूर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे डाउट इकट्ठा हो जाए तो टीचर से टाइम ले लो अलग से, ठीक है, कि सर हमारे या मैम हमारे बहुत सारे डाउट इकट्ठा हो गए हैं, आप प्लीज हमें हाफ एन आवर का टाइम दे दीजिए। अलग से आके 1 to 1 अकेले बैठ के पूछ लो, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो टीचर जहां दिख जाए, मार्केट में, सड़क में, मॉल में, पकड़ लो, डाउट बता दो हमारा, ठीक है। डाउट जरूर सॉल्व करो, इवन इफ व्हाटएवर डाउट यू आस्क प्लीज आस्क, बिकॉज अभी पूछ सकते हो, एक बार सीएस बन गए फिर नहीं पूछ पाओगे। अब पूछ लेंगे डाउट, पक्का? एनी डाउट? ठीक, चलो ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे 3 कंडीशंस की, ये 3 कंडीशंस हैं, अगर ये 3 कंडीशंस हो जाती हैं तो हम लोग उसको टॉर्ट मान लेते हैं। अब एक एक करके इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, द एक्ट कंप्लेंट ऑफ अंडर द सर्कमस्टांसेस बी लीगली रॉन्गफुल एज रिगार्ड्स द पार्टी कंप्लेनिंग, इन अदर वर्ड्स इट शुड प्रीजुडिशियली अफेक्ट एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड इंटरेस्ट। कह रहे हैं जो अधिकार है लोगों के, हमारी रेपुटेशन का अधिकार है, हमारी बॉडीली सेफ्टी का अधिकार है, इनमें से किसी भी अधिकार को प्रीजुडिशली मतलब अगेंस्ट द लॉ अगर इफेक्ट हो रहा है, देन इन दैट केस उसको एक रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा। जैसे देखिए आगे लिखा है, हमारे पास कुछ लीगल राइट्स होते हैं, राइट टू रेप्यूटेशन, राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारे कुछ अधिकार हैं। अगर हमारे इन अधिकार का वायलेशन हुआ विदाउट लीगल एक्सक्यूज, मतलब विदाउट लीगल एक्सक्यूज मतलब अगर हमारे अधिकारों का वायलेशन हुआ विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, तो वो एक रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा। जैसे अगर कोई पुलिस वाला किसी को मार रहा है तो क्या वो टॉर्ट कर रहा है, उसके खिलाफ टॉर्ट का केस हो जाएगा। आप अपनी गाड़ी में 4 लोग बिठा के जा रहे थे, करते ही आप एक स्कूटी में पतले पतले 4 घुस गए,
ठीक है। अब वो पुलिस वाले ने देख लिया, उसने डंडा मार दिया, आपने कहा अभी टॉर्ट का चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, हमसे पंगा ले मत लेना। वहीं से आपने गाड़ी घुमाई और कोर्ट निकाल लिया, कचहरी चले गए। आपने कहा हम टॉर्ट का केस कर रहे हैं, ये इनका रॉन्गफुल एक्ट है। बस हुआ इतना कि आपने आधा ही पन्ना पढ़ा था चैप्टर का। ठीक है, पूरी लाइन ये थी, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। अगर उसके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है तो वो टॉर्ट का केस नहीं हो सकता। okay has a right of action against the person who violated them whether loss results from such violation or not। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए हमारी एक फैक्ट्री है लेट से, ठीक है, उस फैक्ट्री का एक गार्डन है, उस गार्डन में कुछ हमारी फैक्ट्री में जो प्लांट्स, जो भी चीज यूज होती है केमिकल वगैरह, उसके प्लांट्स लगे जो कि पॉइजनस थे। ठीक है, क्वेश्चन समझना, हमारी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कुछ केमिकल का काम होता है, उस केमिकल के लिए कुछ प्लांट्स हैं, वो पॉइजनस प्लांट है, मतलब उसका जो फ्लावर होता है वो पॉइजनस होता है, तो वो मेरे गार्डन में लगे हुए थे। एक बच्चा आया, और हमने अपने गार्डन में कोई फेंसिंग नहीं करवा रखी थी, एक बच्चा आया और हमारे गार्डन में खेलने लग गया और उसने वो पॉइजनस फ्लावर जो है वो ले लिया, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो गया। ठीक है, अब आप बताइए मेरी टॉर्ट की लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? कुछ होशियार बच्चे तुरंत बुक देखने लग जाते हैं। हाँ, हमारी टॉर्ट की लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्वेश्चन सबको समझ आ गया? ठीक है, वो बच्चा आ गया, उसने फूल तोड़ लिया और उसको चोट लग गई। अब बताइए मेरी लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? कोई फेंसिंग नहीं लगवा रखी थी। हाउ मेनी ऑफ यू से मेरी लाइबिलिटी आएगी? फुल हैंड्स प्लीज। हाँ, अभी भी कुछ क्वार्टर सेमी क्वार्टर हैं उठे हुए हैं। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू से मेरी लाइबिलिटी नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्यों? क्या हो गया? हाँ 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 हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ही इज सेइंग कि वो बच्चे की गलती थी ना, वो जबरदस्ती मेरी प्रेमाइसेस में क्यों आ गया? हाँ हाँ, वो कह रहे वो बच्चा ट्रेसपासर है बेचारा, जरा सा बच्चा, वो आतंकवादी घोषित कर दो उसको। क्या बात है, वो कह रहे पेरेंट्स की गलती थी, बच्चा संभाल के रखना चाहिए, उसको गार्डन भेज दिया, वो जहरीला फूल खा गया। ओ एक बच्चा कह रहे वो है ट्रेसपासर है, हम कह तो रहे आतंकवादी घोषित कर दो बेचारे को। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि मेरी गलती है, प्लीज फाइट द केस। अब चुप सब, केस नहीं लड़ेंगे, फीस दे दो हमको बस। हाँ, एनी वन ऑफ यू जो कह रहे मेरी गलती है? ओके, शी इज सेइंग हमको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, फेंसिंग तो लगवानी चाहिए कम से कम। वो कह रहा है मेरा घर हम कांटे लगा के रखें, तुमसे मतलब, वो कह रहा है वो। हाँ, वही वही दतूरा ही समझ लो तुम। तुम लोग कभी केस लड़ने ना जाना, मारा पीटी हो जाएगी। Whenever you are set to fight a case, you need to support it with legal justification। तुम्हारा घर है, हमारा, अभी डंडे निकाल लोगे, कट्टा तो नहीं लेके आए हो? लो, लॉयर की तरह लड़ा करो, एकदम जज्बाती हो जाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। ये ग्लास ग्लो कॉर्पोरेशन पढ़ो जरा। सबसे पहले जज भाग जाएगा आपका, खुद ही डिसाइड कर लो। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ? लाइबल है कि नहीं है? यही तो टॉर्ट है। अभी तो एक लाइन पढ़ाई थी, जानबूझ के किया हो या नेग्लिजेंटली किया हो, तभी तो फेंसिंग लगी होती है। दिस इज अ टॉर्ट। अगर आपकी वजह से, यही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है, बल्कि अगर आपकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान हुआ है, भले ही आपने जानबूझ के ना किया हो, तो भी इट विल अट्रैक्ट द लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट। ठीक है? हाँ, ऑयल वाला कौन सा केस? पता नहीं क्या बोल रहे हो। अच्छा, दूसरा पढ़ो, जनरल क्लीनिंग कॉर्पोरेशन पढ़िए। एन एम्प्लॉयर फेल्ड टू प्रोवाइड सेफ्टी बेल्ट फॉर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। आपने देखा है, ये जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, इनकी व्हाइट वॉशिंग कैसे होती है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं,
वो एक वो ऐसा झूला ऐसा होता है, उस पे वो बैठ के करता है फ्रंट से, कभी देखा है आपने? हाई राइज बिल्डिंग में ऐसी ही पुताई होती है। अब मान लीजिए ये जो भी वर्कर्स होते हैं, इनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इनको प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट एंड सब कुछ पहन के तब जाना है, लेकिन उनका जो ओनर था उसने कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और सेफ्टी किट प्रोवाइड नहीं करी। एज अ रिजल्ट उस एम्प्लॉय को चोट लग गई। बताइए एम्प्लॉयर लाइबल है कि नहीं है? देखिए क्या लिखा है, एन एम्प्लॉयर failed to provide a safety belt for safe system of work resulting in an employee suffering injury, the employer shall be liable for the consequence of such omission. ये दोनों ही wrongful act माने जाते हैं। फर्स्ट वाले में भी अगर आप, यही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप अपनी जगह पर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है, भले ही आपने जानबूझ के किया हो या नेग्लिजेंटली किया हो, अगर दूसरे को नुकसान हुआ है तो आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ रॉन्गफुल एक्ट। हाँ बेटा, कौन सा वाला? सेकेंड वाले में अभी तो ये रॉन्गफुल एक्ट है, ठीक है। अब अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट भी उनका हुआ था कि हम जब आपको एम्प्लॉय करेंगे तो हम सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देंगे और तब आपको फील्ड पे भेजेंगे, तो इट विल बी कंसिडर्ड बोथ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा और टॉर्ट भी हो जाएगा। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो ये टॉर्ट बता ही नहीं रहे हैं, ये सिर्फ फर्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि किसको किसको रॉन्गफुल एक्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हमने जानबूझ के किया हो या ना किया हो, हमारी वजह से किसी को नुकसान हुआ है तो उसको रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा। क्लियर? ओके। सेकेंड पॉइंट देखो क्या होना चाहिए, लीगल डैमेज। इट इज नॉट दैट एवरी डैमेज इज अ डैमेज इन द आईज ऑफ लॉ। कह रहे हैं हर डैमेज को डैमेज नहीं बोला जाता। लीगल डैमेज का मतलब लॉ की नजरों में जो गलत है उसको हम लोग लीगल डैमेज बोलते हैं। इट मस्ट बी अ डैमेज which the law recognizes as such. In other words, there should be legal injury or invasion of legal right. जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल जो दिया था लड्डू वाला, ठीक है, वहां पर देखा जाए तो मेरा मॉनेटरी लॉस तो हो रहा है लेकिन मेरा कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास भी राइट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है। ऐसी सिचुएशन पे वो टॉर्ट का केस एक्शनेबल नहीं होगा। ओके, इसके देखिए दो मैक्सिम्स होते हैं। पहला क्या होता है, डैमनम साइन इंजूरिया, एंड सेकंड इज इंजूरिया साइन डैमनम। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब देखो क्या होता है, डैमेज विदाउट इंजरी। इंजरी का मतलब होता है लीगल राइट्स का इन्फ्रिंज होना, और डैमेज का मतलब हम लोगों ने देखा था कोई भी नुकसान होना। तो अगर हम लोग कह रहे हैं डैमेज विदाउट इंजरी, अब लड्डू वाला एग्जाम्पल याद रखिए, डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है, यस, लेकिन इंजरी नहीं हुई है, लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है। तो डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब डैमेज तो हुआ है लेकिन लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है। इसी का ही ऑपोजिट देखो क्या होता है, इंजूरिया साइन डैमनम। इसमें क्या हुआ है, लीगल राइट की इंजरी हुई है भले ही कोई डैमेज ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ राइट टू वोट, वोटिंग करने का अधिकार है मेरे पास, ठीक है। अब जिस दिन वोटिंग थी उस दिन आपने हमसे कह दिया हम आपको वोट करने जाने नहीं देंगे, ठीक है, दैट मीन्स यू आर स्टॉपिंग मी फ्रॉम वोटिंग। हम वैसे भी वोट देने नहीं जा रहे थे, लेकिन जब आपने हमको रोका तो हमको गुस्सा आ गई। अब बताओ हम टॉर्ट में केस कर सकते हैं, टॉर्ट का केस कर सकते हैं। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्या मेरा कोई मॉनेटरी लॉस हुआ, कोई बहुत बेइज्जती हो गई हमारी, डिफॉर्मेशन, कुछ नहीं हुआ, फिर भी हम केस कर सकते हैं, यस केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। तो अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को देखें तो एग्जैक्टली ऑपोजिट। लड्डू वाले केस में मेरा मॉनेटरी लॉस तो हुआ है लेकिन क्योंकि लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है इसलिए हम टॉर्ट का केस नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, डैमनम साइन इंजूरिया। और सेकेंड वाला क्या हुआ, इंजूरिया साइन डैमनम। इंजरी हुई है, लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है भले ही कोई डैमेज ना हुआ हो, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, जो पहले लिखा है डैमनम वो हुआ है, क्योंकि जनरली अब देखिए अगेन सब्जेक्टिव पेपर है, डिफरेंस आ सकता है डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम में। तो कई बार क्या होता है आपको याद तो है, ये चैप्टर ज्यादातर ना आपके ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है। आपके साथ पता है क्या होगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप कर नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि आपकी इस टाइम शक्लें देख के लग रहा है कि अरे इसमें तो हमारे 100 में 200 आ जाएंगे, ठीक है। डोंट गो बाय दैट, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए, भूल जाइए आपने ईटी में कुछ पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ना भूलना, ये भूल जाना कि आता है बहुत अच्छे से,
बिल्कुल उसी तरह पढ़िएगा। अब अगर डिफरेंस आता है, अगेन आप सोच के देखिए, अगर 4 नंबर का डिफरेंस आ गया, आप लिख नहीं पाओगे डिफरेंसेस, क्योंकि अगर हम आपसे पूछें तो आपको इतना ही तो आता है, डैमेज विदाउट इंजरी, इंजरी विदाउट डैमेज। अब 4 पॉइंट्स क्या बना के लिख लोगे? जब भी क्वेश्चन आए तो उसको थोड़ा आराम से समझ के चलना है, ठीक है। अब डिफरेंस अगर आता है डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम में, तो एक गलती बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रिवर्स लिख देते हैं। तो याद ऐसे रखिएगा, डैमनम साइन इंजूरिया जो पहले लिखा हुआ है वो हुआ है, तो डैमनम साइन इंजूरिया में क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, इंजरी नहीं हुई है। कौन सा वाला एग्जाम्पल आएगा, लड्डू वाला एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, इंजूरिया साइन डैमनम, यानी इंजरी हुई है, लीगल राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ है, भले ही डैमेज ना हुआ। एग्जाम्पल्स जो हम आपको देते हैं उनको एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा। मतलब अब आप क्या करेंगे, डिफरेंस में यही डिफरेंस लिख दिया, लड्डू वाला वोट वाला, करते हैं आप, करेंगे अभी, देखो हम टेस्ट में देते हैं, यही आएगा आंसर। एक लाइन लिख दिया, डैमनम साइन इंजूरिया मीन डैमेज हुआ, इंजरी नहीं हुई है, एग्जाम्पल लड्डू वाला, इफ आई हैव अ लड्डू शॉप, पूरा ये लिखते हो आंसर, ठीक है। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट आपको अपना आंसर थोड़ा सा लॉ के हिसाब से लिखना है, बहुत ज्यादा पर्सनल मत हो जाओ, ठीक है। हम तो इसलिए बताते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है 3-4 पॉइंट्स लिख दो, उसके बाद एग्जाम्पल लिख दो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दैट इज जस्टिफाइड। बट आप क्या करोगे, एक लाइन लिख के एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल समझा दिया, वो नहीं चलेगा, ओके। आंसर थोड़ा सा लॉ के हिसाब से होना चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं। डैमनम मीन्स, डैमनम का मतलब क्या हुआ, हार्म, लॉस और डैमेज, ओके। इट मीन्स हार्म, लॉस और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस चीज में कह रहे हैं, मनी, कंफर्ट, हेल्थ, इसमें से किसी का भी डैमेज होता है, लॉस होता है, तो हम डैमनम कहते हैं। और इंजूरिया मीन्स infringement of a right conferred by law on the plaintiff. The maxim means that in a given case, mark कर लो, a man may have suffered damage and yet have no action in tort. हो सकता है उसने डैमेज बियर करे हो, लेकिन उसका कोई भी एक्शन वो नहीं ले सकता टॉर्ट में, बिकॉज डैमेज इज नॉट टू एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ टॉर्ट। देयरफॉर causing damage however substantial to another person is not actionable। कितना भी ज्यादा मॉनेटरी लॉस क्यों ना हुआ हो, लॉ की नजरों में वो एक्शनेबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए केस लॉ, अगेन 2 एग्जांपल्स हैं। पहला वाला पढ़ो, ग्रामर स्कूल वाला, ओल्ड वाले इससे पढ़ ले, न्यू वाले अपने बुक से पढ़ ले। हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट हैविंग बुक्स राइट नाउ? राइट नाउ सबकी टेबल पे बुक है? कोई ऐसा तो नहीं है 2 लोग एक बुक में पढ़ रहे हो? सबकी इंडिविजुअल बुक है सबके हाथ में? पक्का? ठीक, पढ़िए। पढ़ लिया फर्स्ट वाला? वो टीचर था स्कूल में, फिर उसने क्या किया, अपना स्कूल खोल लिया, तो उसने सही किया या गलत किया? सही किया, गलत किया? वैसे तो गलत किया, लेकिन क्या एक्शन हो सकता है? एक्शन नहीं हो सकता, अगेन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ, जैसे मान लीजिए बगल वाला आपका जो घर है उसमें खुदाई वुदाई चल रही हो या कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जिसकी वजह से आपके यहाँ की पाइपलाइन टूट गई हो। ये बड़ा कॉमन है कि बगल में कहीं खुदाई वुदाई चल रही थी, उसकी वजह से पाइपलाइन टूट गई। अब आप उसके खिलाफ टॉर्ट का केस कर सकते हैं, क्यों? ऐसा कई बार होता है कि कहीं, या नॉर्मल एरिया वाइज भी होता है कि कहीं पे किसी चीज की खुदाई चल रही थी और मेन जो लाइन है वो डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से पानी वानी नहीं आ रहा है। तो अगर मान लीजिए बगल वाला अपने कुआं खुदवा रहा था, कूदने के लिए उसको खुद कूदना था, एनीवेज कुआं खुदवा रहा था वो, और उसकी वजह से आपके यहाँ की जो पाइपलाइन है वो टूट गई। अब बताइए, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं टॉर्ट का? पहले तो बताओ, आपका कोई डैमेज हुआ है इससे? कोई डैमेज नहीं हुआ? हुआ है, नुकसान हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या आप एक्शन ले सकते हैं? ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? देखो पढ़ो सेकंड वाला, रिचर्ड्स वाला। वाटर सप्लाई टू प्लेंटिव्स मिल was disrupted due to defendant's digging of his well. This resulted in cutting of water supply to plaintiff's mill, due to which it was shut down. Court held
defendant not liable because although monetary losses were incurred, there was no violation of legal right. हम टॉर्ट का केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये दोनों ही केसेस किसके थे? डैमनम साइन इंजूरिया के। एनी डाउट टू एनीवन? पक्का? अब आपको करना ये है, इंजूरिया साइन डैमनम में होमवर्क लिखिए, इंजूरिया साइन डैमनम पढ़ना है और इसका देखिए केस पढ़ना है एशबे वर्सेस वाइट। ठीक है, पढ़ लेंगे, हो जाएगा। और लीगल रेमेडी भी पढ़ लेंगे, यहां तक पढ़ लेना, मेंस रिया से हम लोग टेकअप कर लेंगे। ओके, जितना ओके बोल रहे हैं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्न में वील स्टार्ट फ्रॉम मेंस रिया।